क्या धार्मिक आयोजन में डीजे का इस्तेमाल होना चाहिए? इस सवाल को पूछने की नौबत दो वजह से आई है। पहला मसला तो ध्वनि प्रदूषण का है और दूसरा इन्हें लेकर बढ़ते विवाद का है। इसलिए कहा जा रहा है कि डीजे वाले बाबू जरा धीरे बजा लो। दरअसल डीजे के मामले से कई तरह के विवाद जुड़ते जा रहे हैं। बीते दिनों बहराइच में जो बवाल हुआ उसकी जड़ में डीजे ही था, जिसे लेकर दूसरे समुदाय को आपत्ति थी। हालांकि इस आपत्ति में वहां लग रहे भड़काऊ नारों को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन शुरुआती वजह बज रहा कान फोड़ू डीजे, जिस पर भजन ने मोहल्ले के लोगों को अपने घरों और छतों पर निकलने के लिए मजबूर किया। बहराइच के बवाल में डीजे का इस्तेमाल का मुद्दा पीछे छूट गया था, लेकिन भोपाल से डीजे को लेकर जो खबर आई वो चिंता बढ़ाने वाली है। इसलिए ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां डीजे के साउंड में मौत की एक चीख, मौत की एक पुकार, एक गुहार दब गई। नतीजा यह हुआ कि जब तक ये कान फोड़ू शोर थमता, जब तक डीजे वाले बाबू अपने गाने की आवाज कम करते, तब तक एक बच्चे की सांसें थम चुकी थी। दोनों मामले बेहद संवेदनशील हैं और अपने आप में सोचने को मजबूर भी करते हैं। इस लिहाज से किसी आयोजन का डीजे इस कदर जरूरी है कि वो जानलेवा साबित हो जाए या हिंसा की वजह बन जाए। बात किसी भी धर्म की हो सकती है। अब आप देखिए कि बहराइच में जो कुछ हुआ वो हिंसा में तब्दील हुआ, और इस कार्यक्रम में जहां मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था वहां डीजे मौत की सबब बन गया। तो फिर आयोजन और डीजे बजाने को लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का पूरा मामला क्या है ये जान लीजिए कि भोपाल में हुआ क्या। मामला एक 13 साल के मासूम बच्चे से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बच्चे की जान डेडली डीजे की तेज आवाज ने ले ली। 5वीं में पढ़ने वाला समर बिल्लौरे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में चल रहे डीजे पर बेसुध होकर डांस कर रहा था। दुनिया के 3-5 से बेखबर एक बचपन अपने काम में मशगूल था। जाहिर है ऐसे मौके पर कई लोग डांस करते हैं, लेकिन डांस करने के दौरान मासूम समर अचानक बेहोश हो गया। बच्चे को बेहोशी की हालत में देखने के लिए मां मदद के लिए चिल्लाती रही। मां को लगा कि डीजे का साउंड कम करके उसकी गुहार सुनी जाएगी, लेकिन ना डीजे का साउंड कम हुआ और ना ही समर की तकलीफ, और नतीजा यह हुआ कि समर की मौत हो गई। मृतक के परिवार ने घटना की जानकारी देते हुए जो बताया उसके मुताबिक लोग घर के बाहर डीजे पर नाच रहे थे तो समर भी नाचने के लिए चला गया। नाचते हुए अचानक समर बेहोश होकर गिर गया। डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। बार बार बच्चे की मां और उसका भाई आवाज कम करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डीजे उसी तरह बजता रहा, लोग उसी तरह नाचते रहे जैसा सब कुछ पहले से चला आ रहा था। लेकिन बच्चे को उठाकर अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। समर की मां अब सदमे में है। समर की मां का कहना है कि बेटे की हार्ट में छेद था, लेकिन वो पूरी तरह से फिट था। डेडली डीजे के साउंड ने लाडले की जिंदगी छीन ली। भोपाल के इस डीजे कांड में जिस बच्चे की जान गई, अब आपको जरा उस बच्चे की मां की बात भी सुना देते हैं। क्या कहना है बिल्लौरे, क्षमा बिल्लौरे जो कि उनकी मां है समर की, उनका आपको सुनवाते हैं। आइए मिलते हैं समर के माता और पिता के साथ और जानते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। आप बताएंगी क्या हुआ था समर के साथ? झांकी आ रही थी और मैं काम पे से आई थी। मेरा बच्चा कोचिंग पढ़ के आया, घर में था अच्छा खासा। बाहर निकलने लगा, मैंने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, तो बोलता मम्मी झांकी आ रही, मैया जी देखने जा रहा हूँ। जैसे वो बाहर निकला मैं भी बाहर निकल गई। डीजे बहुत तेज तेज बज रहा था। मेरा लड़का बाहर गया, बस 2 मिनट घर से निकले के हुआ था उसका। बहुत तेज डीजे का साउंड था और मेरा लड़का वहीं बेहोश गिर गया डीजे के पास ही।
और बस ऐसे 2 मिनट तड़पा और किसी ने, कोई बच्चे ने मेरे लड़के को गोद में दिया उठा के, और मैं घबरा गई, तो समझ नहीं आया। होट के अक्षय डॉक्टर के पास लेके गई हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने बोला उसका तेज साउंड था डीजे का, आपका बच्चे का हार्ट फेल हो गया है। तुरंत मेरा बच्चा ख़त्म हो गया था मैम, डीजे की साउंड से। तो वहीं पे हार्ट फेल हो गया था जब वो बेहोश हुआ था? जी मैम, वहीं ख़त्म हो गया था मेरा लड़का। तो गोद में आया, ऐसा का ऐसे ही दिया, बस पानी भी नहीं पिया, बिल्कुल ऐसा लटक गया था वो। मैं तो ऐसे ही ले गई थी उसको, मैं कि सांसें बचेंगी इसमें तो ठीक हो जाएगा, मगर डॉक्टर ने बेड पे लटाया तो बोलते इसका हार्ट फेल हो गया है बिल्कुल। डीजे का बहुत तेज साउंड था मैम, और भीड़ भी बहुत थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो रोक भी नहीं रहे थे। डीजे ने रोका नहीं अपना साउंड? बिल्कुल नहीं रोका मैम, बजाते ही जा रहे थे वो लोग, पूछा भी नहीं, ना झांकी वाले ने ना डीजे वाले हैं। और पुलिस ने उनसे फ़ोन लगा के पूछा था, तो पुलिस से झूठ बोला है उनने कि उस बच्चे की तबीयत ख़राब थी, पर मेरे बच्चा बहुत अच्छा था मैम, कोई तबीयत नहीं ख़राब थी। समर के पिताजी हैं, क्या कहेंगे? आपकी आंखों में आंसू है बिल्कुल। नहीं, मेरा तो कलेजा चले ही गया है। आँख में साँस का, मेरा तो सब चले गया है। मैं क्या बोलूँ, मेरी तो हिम्मत ही टूट गई है। जब देखा कि मेरा नाटू ऐसा हो गया, तो मेरे तो प्राण निकल गए, मेरा कलेजा ही चले गया साहब। अब मेरा कौन है? अब ये है तो रो के उसके कपड़े नहीं छोड़ रही है, उसकी आस में बैठी है कि आएगा आएगा, ये कपड़े पूरे छोड़ नहीं रही है, खाना खा नहीं रही है, मेरा लड़का आएगा, मेरा लड़का आएगा, मेरा लड़का आएगा। अब कब आएगा? आ ही नहीं रहा, हम देख, हमारी आंखें तरस रही है। सब बच्चे आते हैं, हम देखते हैं, हमारा बच्चा दिखे दिखे, हमारा नाटू दिख ही नहीं रहा हमको। सब बच्चे आते हैं स्कूल से, मैं देखता हूँ मेरा लड़का आएगा, दिख ही नहीं रहा, इधर देखता उधर देखता, मेरा लड़का 4 दिन से मेरा लड़का दिख ही नहीं रहा मेरे को। सब बच्चे दिख रहे, मेरा नाटू दिख नहीं रहा मेरे को। मेरे नाटू की जानिए डीजे वाले ने ले ली, ये बंद कर देता डीजे तो कुछ नहीं होता। और ना पूछा ना ताछा, ना कोई आया, ना किसी ने कुछ नहीं सुध नहीं ली ना डीजे वालों हाँ ने? मैडम, सूद नहीं ली, बिल्कुल भी सूद नहीं ली। और बजाती रहे बजाती रहे बजाती रहे, कब नहीं करा उन्होंने डीजे। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी को की है? नहीं मैडम, हमने किसी को नहीं करी, हम तो वैसे ही परेशान है, वैसे ही दुखी है। हम किसको क्या बोलेंगे, कहाँ शिकायत करेंगे, क्या करेंगे? हम तो हमारे बच्चे के उसमें परेशान है, रोग आ रहे हैं, हमें खुद को अभी होश नहीं है, कुछ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब बस हमारे बच्चे का ही कर रहे हैं हम तो, जो कुछ है। समर की मौसी हैं, क्या हुआ था? डीजे में गया था, बोल के गया अपनी माँ से कि मैं माता जी देखने गया हूँ। मम्मी उसके पीछे लगी गई थोड़ी देर पहले, और वो पता नहीं गिर गया नाचते नाचते डीजे की साउंड से, चक्कर आके गिर गया, और उसको कोई लड़के ने उठा के लेके आया उसको। दीदी उसको अस्पताल ले गई, अस्पताल ले जाए, डॉक्टर ने उनको बोला कि ख़त्म हो गया आपके बच्चा, तो दीदी वापस घर ले आई। किसको दोषी मान रही है? हम तो यही बोलेंगे कि डीजे वाले, डीजे की साउंड से उसकी मौत हुई है। बच्चे लोग भी हमको यही बता रहे हैं कि नाचते 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं हुआ था उसको नाचते नाचते, और वो ज़मीन पे गिर गया, तड़प रहा था। कोई बोल रहे जिसने उठा के लाया उसने बोला कि वो ज़मीन पे औंधा पड़ा था सीने के बल, और वो तड़प रहा था। जैसे ही मैं डीजे आगे बढ़वाने के लिए आया तो लड़के लोग उसको उठा रहे थे, तो मैंने उसको उठा के लाया गोद में, और डीजे वाले ने डीजे भी नहीं रोका, नहीं रोका बिल्कुल भी। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, उनको नाचना जरूरी था कि बच्चे को नहीं देखा कि इतना मासूम बच्चा गिरा है किसी का, तो डीजे रोक के हम डॉक्टर पास ले जाए या जल्दी से उठाए, किसी ने नहीं देखा। लेकिन आवाज की शोर कितनी होनी चाहिए, किस इलाके में क्या मापदंड है, आइए आपको बताते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल लिमिट तय की गई है। कमर्शियल एरिया में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल एरिया में लिमिट तय की गई है। रेजिडेंशियल एरिया में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल तय की गई है, और साइलेंट जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल तय की गई है। लेकिन जब एक डीजे किसी धार्मिक आयोजन में बजता है तो इसकी आवाज कई गुना तक ज्यादा होती है। कांवड़ यात्रा हो या कोई धार्मिक आयोजन हो या कोई सामाजिक आयोजन हो, यहां बजने वाले डीजे न केवल कार्यक्रम स्थल बल्कि आसपास के इलाके में भी अपना असर छोड़ते हैं। इसके चलते क्या नुकसान हो सकता है यह भी जान लीजिए। तेज आवाज कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगली बार जब आप किसी डीजे के सामने नाच रहे हो तो थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। इससे नींद डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है, गंभीर बीमारियों के बढ़ने का खतरा रहता है, दिल की बीमारियां अचानक से बढ़ सकती हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क होता है,
साइकोफिजियोलॉजी का असर देखा जा सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ट्रिगर डिप्रेशन और ट्रिगर हो सकता है। डायमेंशिया ही नहीं, कई तरह के ब्लड प्रेशर का कई बार ये कारण भी बनता है। तेज आवाज से ब्लड शुगर को तेजी से शूट अप भी ये कर सकता है। इसलिए अगली बार किसी डीजे के सामने आप पहुंचे और आपको आवाज बहुत तेज लग रही हो, आपको अनईजी महसूस हो रहा हो, तो डीजे वाले से कहिएगा कि डीजे वाले बाबू थोड़ा धीरे बजा लो। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहराइच की। बड़ी खबर आ रही है बहराइच से, ब्रेकिंग न्यूज। बहराइच में एक बुलडोजर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है। बहराइच को हिंसा की आग में झोंकने वाले, बहराइच को टेरर वाला इलाका बनाने वालों के अवैध कब्जों पर अब पीला पंजा चलाए जाने की तैयारी है। इसके लिए बाकायदा लिखित में लोगों को ताकीद भी कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस आरोपियों के घर पे चस्पा कर चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देखिए। ये अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको कुछ तय समय दी जा रही है जिसमें आप ये अवैध निर्माण हटा लें। 3 दिन का यानी कि 72 घंटे का वक्त दिया गया है। नोटिस 23 अवैध कब्जा धारकों के घर पर चिपकाई गई है, जिनमें से 19 मुस्लिम परिवार हैं और 4 हिंदू परिवार शामिल हैं। नोटिस चिपकाने के साथ ही इन लोगों से 3 दिन के भीतर घर, दुकान, मकान खाली करने को कह दिया गया है। इसमें रामगोपाल की हत्या के आरोपी सरफराज के घर पर भी नोटिस चिपकाई गई है। इसके अलावा 12 और लोग हैं जिनके घरों पर नोटिस चस्पा की गई है। इन लोगों से कहा गया है कि अपने अवैध कब्जे खुद ही हटा लें, वरना पीला पंजा आएगा, बुलडोजर आएगा और बुलडोजर चलाकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुरुवार को पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए लोगों को सीजेएम के घर पर पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 26 दूसरे लोगों को भी जेल भेजा गया है। ये सभी महाराजगंज कस्बा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिनको जिनको जेल भेजा गया है उनके नाम भी देख लीजिए। अल्ताफ पुत्र असलम, अनवर हुसैन पुत्र अंसार अहमद, तालिब पुत्र जाहिद, नफीस पुत्र रमजान, नौसाद पुत्र आमीन, सलाम बाबू पुत्र मुनाऊ, गुलाम यश पुत्र दानिश, अनवार अशरत पुत्र मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद एहसान पुत्र मोहम्मद अली, मोहम्मद अली पुत्र मोहम्मद शफी, दोस्त मोहम्मद पुत्र नजीर अहमद, मोहम्मद जाहिद पुत्र अब्दुल शाहिद, शुद्ध आलम पुत्र गुलाम सैयद, मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद नसीम, जीशान आदिल पुत्र मोहम्मद नसीम, रिजवान पुत्र तलीफ, फुलकान पुत्र लतीफ, इमरान पुत्र लतीफ, शमसुद्दीन पुत्र अयूब, इमरान पुत्र अनवर, मेराज पुत्र भग्गन, आमिर पुत्र पीर आमिर, शहजादे पुत्र गुलाम, मोहम्मद मोहसिन पुत्र मोहम्मद नसीम, शहजादे पुत्र मोहम्मद शमीम और सलमान पुत्र मोहम्मद शमीम को जेल भेज दिया गया है। बहराइच पर जारी सियासत के बीच मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद रामगोपाल के पिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिसमें परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट दिखा। रामगोपाल मिश्रा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम इस कार्रवाई से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उनके बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा दी जाएगी। उनसे जो कोई मांग किया पूरी की, लेकिन बात थोड़ी सी यह है कि जो लड़का हमारा जिस तरीके से मारा गया था, हम उतनी जो कहते थे कि इसी तरीके से मारा जाए, वही एक बात है कि उसको इसी में मारा जाए है, और कोई बात नहीं। अब हमारी सारी मांगे उन्होंने पूरी की है और मदद करने को कहा, मदद करेंगे। जो हम उनसे दाद फिजाद करेंगे तो हमको आशा है कि वो पूरी होगी। क्या क्या उन्होंने दिया है? अरे घर बनाने के लिए पैसा कहा, उनको नौकरी लड़की को देने को कहा और आयुष्मान कार्ड बना दिया, रुपया नगद हमारे बैंक से काट दिया और क्या कहें, सारी सुविधाएं देने को कहा, बस बाकी सब दीजिए। अब क्या मांग है? अब मांग यही है, मांग कोई नहीं है, लेकिन जो हमारा लड़का मारा गया उसी प्रकार से उसकी दुर्गति होनी चाहिए, और क्या कहते हैं।
बहराइच के महसी के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को हिंसा फैलाने वाले और रामकुमार मिश्रा की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सरफराज के घर पर नोटिस चस्पा की गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो दिखाएं। ये देखिए नोटिस चस्पा की गई है और ये नोटिस इसलिए चस्पा की गई है ताकि इनको नोटिस दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर अपने मकान से संबंधित सभी दस्तावेजों को दिखाएं, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों से मिल करके और ये भरोसा दिलाया था कि हम एक नज़ीर साबित करेंगे और हम निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसे में अब यहाँ पर जिस तरीके से नोटिस चस्पा की गई है उससे ये लोग अब कयास लगाने लगे हैं कि इन मकानों पर जल्दी बुलडोजर चलेगा। कुल 23 मकानों पर नोटिस चस्पा की गई है और सभी को ये कड़ा निर्देश दिया गया है कि सभी लोग 3 दिनों के अंदर अपने दस्तावेज दिखाएं। अगर ये दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इस खबर पर हमारी नजर है, इस पर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस देश में आजादी के बाद से ही सियासत और राम एक दूसरे के पूरक नजर आए। वैसे तो राम सबके हैं, जीते जी अगर राम सत्य है तो मरने के बाद भी राम का ही नाम सत्य है। राम को लेकर समाज की मान्यताएं बहुत सारी हैं, जिसका जिक्र करने के लिए वक्त भी कम पड़ जाए, लेकिन सियासत में राम बटे हुए हैं। कुछ इस तरह की कॉपीराइट टाइप की लड़ाई चल रही है, वो ऐसे कि राम बीजेपी के भी हैं तो राम कांग्रेस के भी हैं। दिलचस्प यह है कि दोनों को एक दूसरे के राम नहीं भाते और राम को लेकर सियासी युद्ध दोनों में जग जाहिर है। बहरहाल इस बार विवाद अयोध्या को लेकर नहीं है, इस बार विवाद छत्तीसगढ़ के प्रभु श्री राम को लेकर है। वैसे तो राम सर्वव्यापी है, लेकिन सियासत में राम अपने अपने हो जाते हैं। तो राम के संग्राम की वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। असल में छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ की योजना चलाई। इसमें वनवास के दौर में भगवान राम छत्तीसगढ़ में जिन जिन इलाकों से गुजरे उन्हें पर्यटन धार्मिक स्थलों के तौर पर विकसित करने का प्लान बनाएगा। इस योजना को उस दौर में शुरू किया गया जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की चौतरफा चर्चा चल रही थी। बीजेपी इसे जमकर भुनाने में जुटी रही। माना गया कि उसे काउंटर करने की कोशिश में बघेल सरकार ने योजना को शुरू किया, लेकिन अब यह योजना सियासी भंवर, सियासी चक्रव्यूह जो कह सकते हैं आप कह लीजिए। असल में छत्तीसगढ़ में भगवान राम की माता कौशल्या का मायका है और प्रभु श्री राम का ननिहाल, जहां माता कौशल्या का मंदिर चंदखुरी है, जिसके जीर्णोद्वार से बघेल सरकार ने हिंदुत्व के मुद्दे को अपने पाले में लाने की कोशिश की और इसी कड़ी में यहां पर 51 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा लगवाई। लेकिन प्रतिमा को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ ही वक्त में बीजेपी ने प्रतिमा को विकृत बताते हुए सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो मूर्ति भगवान राम की लगाई गई है उसे भगवान राम की गरिमा के हिसाब से नहीं दिखाया गया है। जिस मूर्ति पर सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा फुल स्क्रीन इस तस्वीर को देखिए। इसमें भगवान राम की नाक, हाथ और पैरों की उंगलियों की बनावट सही नहीं होने का दावा किया गया है। हालांकि तब कांग्रेस की ओर से बीजेपी के आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि बीजेपी अपने राम के अनुसार सुविधा की राजनीति करती है। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की सरकार चली गई। अब सूबे में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, इसलिए 10 महीने बाद इस मुद्दे ने फिर तूल पकड़ा है। चंदखुरी में लगी भगवान राम की मूर्ति बीजेपी को पहले से ही पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए अब इसे बदलने का फैसला कर लिया गया है। अब चंदखुरी में भगवान राम की नई 51 फीट की मूर्ति लगाई जाएगी, जो बननी भी शुरू हो गई है। इसकी तस्वीरें भी मीडिया में सामने आ चुकी है। सूत्रों की माने तो इसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी और जो नई मूर्ति बनाई जा रही है उसकी एक झलक इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस नई मूर्ति को लेकर सरकार ने लगवाने का फैसला किया, उसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह मूर्ति 2 टन 14 सैंडस्टोन जोड़कर बनाई जाएगी। एमपी में ग्वालियर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा 51 फीट की इस भगवान राम की मूर्ति को तैयार करने के काम में लगे हुए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके लिए ग्वालियर के पहाड़ से मंगवाए गए 2 टन के 14 पत्थरों को जोड़कर मूर्ति का आकार दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के शिवरी, नारायण और सीतामढ़ी हरिचौरा में लगी मूर्ति की ही तरह अब चंदखुरी के लिए भी भगवान राम की एक प्रतिमा तैयार की जा रही है। इस बारे में दीपक विश्वकर्मा का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये बनवासी रूप की मूर्ति का एक निर्माण कर रहा हूँ जो चंद्रपुरी में स्थापित होने जा रही है। जो 51 फीट की मूर्ति रहेगी। ग्वालियर सैंडस्टोन से ये मूर्ति बनाई जा रही है। इसकी खासियत इसमें 108 रुद्राजों की माला बनाई जा रही है। इसके अलावा ये जो पिछली मूर्ति जो बनी हुई है उस मूर्ति को हटाकर इस मूर्ति को लगाया जा रहा है। और ये ग्वालियर सैंडस्टोन पत्थर ग्वालियर मिंट से बनाई जा रही है। ये बहुत मजबूत और बारीक पत्थर होता है। ये काम हम 2 से ढाई महीने में पूरा कर लेंगे और 15 से 20 लोगों की हमारी टीम काम कर रही है। और पूरा बनवासी रूप देने के बाद बारीक काम इसमें पत्थर की सैंडस्टोन की जो खासियत है वो पूरा किया जा रहा है। वहीं राम मूर्ति विवाद पर बीजेपी की माने तो उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौर में सारे गलत काम हुए हैं। भगवान राम की गरिमा स्वरूप भगवान की मूर्ति होनी चाहिए थी। बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी जैसी कांग्रेसियों की भावना थी उसी हिसाब से एक विचित्र मूर्ति का निर्माण हुआ जो कहीं से भी प्रभु श्री राम परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। प्रभु श्री राम में हमारी आस्था भी है और प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे भी हैं। ये माता कौशल्या की पवित्र भूमि है। उस मूर्ति में भी कमीशन खोरी की गई और बिल्कुल भी वो मूर्ति जन भावना के अनुरूप नहीं थी। इसलिए नयनाभिराम नए मूर्ति का आकर्षक मूर्ति का वहां निर्माण हो रहा है और जल्द उसे स्थापित किया जाएगा। प्रभु श्री राम इनके लिए राजनीति करने का एक माध्यम थे। इनके पाखंड को पूरी तरह से प्रदेश की जनता ने पहचान लिया। नई मूर्ति आकर्षक भी रहेगी, जन भावना के अनुरूप रहेगी और पूरे देश में निश्चित तौर पे एक आकर्षण का केंद्र बनेगी। ये सबकी मंशा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने पुराने आरोपों को दोहरा रही है। वो बीजेपी पर राम के नाम के सहारे जिंदा रहने और राजनीति करने के आरोप लगा रही है। धनंजय ठाकुर जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने क्या आरोप लगाए बीजेपी पर, वो भी सुनिए। भाजपा को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से सिर्फ राजनीति करनी है। असल मायने में भाजपा नेताओं के मुंह में राम है लेकिन मन में तो नाथूराम बैठा हुआ है। इसीलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मूर्ति में खोट नजर आ रही है। श्री राम जी के अनेक रूप हैं और कांग्रेस की सरकार ने राम वन गणपथ परियोजना की शुरुआत की। विश्व के इकलौती मंदिर माता कौशल्या की चंदखुरी में उसका जीर्णोद्धार किया गया और वनवासी राम की वहाँ मूर्ति लगाई गई है और भाजपा उसमें खोट निकाल रही है। भाजपा को अपने मन में बैठे पाप को बाहर निकालना चाहिए। कहा जाता है कि कण कण में राम है, पेड़ पौधों में राम है, हर जगह राम है। बस आपको उस राम के जो बताए मार्ग है उस पर चलना है, उसको मन से स्वीकार करना है। भाजपा को अपनी नीयत को साफ करनी चाहिए। अगर एक लाइन में इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि राम नाम जपना और हिंदू वोट बैंक हो जाए अपना। छत्तीसगढ़ की सियासत कुछ इसी लाइन पर दिख रही है। लेकिन बात जब सियासत की हो रही है तो आगामी चुनाव की भी बात कर लेते हैं। क्या सीन बन रहा है ये भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र झारखंड में क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। 13 तारीख को पहली वोटिंग झारखंड में और 20 नवंबर को दूसरे दौर की झारखंड में और महाराष्ट्र में इकलौते दौर की वोटिंग के साथ ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इंतजार नतीजों का रहेगा। आज की तारीख के लिहाज से देखें तो कुल चंद दिनों का समय बचा हुआ है टिकट बांटने के लिए, प्रचार के लिए, वोटिंग के लिए। लेकिन पार्टियों के लिहाज से देखें तो रफ्तार और तैयारी कुछ ऐसी है कि यह वक्त भी कम पड़ने वाला है। देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों का गठबंधन इन चुनाव में खुद को आजमाने जा रहा है। इसमें एनडीए ने आज झारखंड में सीट बंटवारे का ऐलान कर मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली है, यानी कि एनडीए आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई है। माना जा रहा है झारखंड में जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पशुपेश में है और यही पशुपेश ज्यादा वक्त ले रहे हैं। अभी जो हालात है जरा उस पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव है। एसपी ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं और वो 2 सीटें गाजियाबाद और 1 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस पिछले 30-35 सालों से अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाई। महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव है
सीटों के बंटवारे की भी पूरी सहमति नहीं बन पाई है। अभी फॉर्मूले पर काम ही हो रहा है। झारखंड 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला अभी भी बाकी है। जबकि झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को ही है। इस लिहाज से देखें तो 1 महीने से भी कम का समय है। इन सारे मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की क्या सोच है वो भी आपको बताते हैं। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। गुटबाजी कहाँ नहीं है। गुटबाजी खट्टर साहब और सैनी साहब और अनिल विज के बीच में नहीं थी, वो आपको नहीं दिखती। सबको सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है। आप चलिए केंद्र सरकार पे आ जाइए। गडकरी जी, योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह और मोदी आपस में कैसे रिश्ते हैं इनके? क्या वो गुटबाजी नहीं है? कांग्रेस की गुटबाजी पूछते हो, हिम्मत दिखाइए ना, पूछिए ना कि आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्यों रोज स्टोरी प्लांट कराई जाती है सुबह सुबह केंद्र सरकार द्वारा। सुबह सुबह हिरेन जोशी क्यों फोन करते हैं पत्रकारों को कि आदित्यनाथ जी के खिलाफ ये स्टोरी लगा दीजिए? पूछिए और ये सब चलाइएगा ना, मैं बोल रहा हूं। तो पवन खेड़ा जी ने रिक्वेस्ट किया ये सब चलाइएगा, हमने चला दिया। और हरियाणा में गुटबाजी की बात करें, लेकिन हरियाणा में मेजॉरिटी में कौन आया ये भी पवन खेड़ा जी को बताना चाहिए था। अब हरियाणा के नतीजों से कांग्रेस से कोई सबक लिया हो ऐसा दिख रहा है क्या? क्योंकि जिस तरह एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने एक तरफा 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी, वो इशारा, वो भी बहुत टफ सीट, वो इशारा यह करती है कि सियासी हलकों में इसे हरियाणा का बदला बताया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस 10 में से 5 सीटें मांग रही थी। कुछ ऐसा ही सख्त रवैया महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट दिखा रहा है, जिसके नेता संजय राउत कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर जल्दी फैसला करने के लिए अब राहुल गांधी से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व तो कुछ करता ही नहीं है। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हरियाणा के चुनाव में जीत का सेहरा सजाकर बैठी कांग्रेस आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की तैयारियां अंतिम समय तक करती रह गई। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कांग्रेस हरियाणा को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी, इसलिए हो सकता है कि सहयोगियों को साथ लेने का फैसला नहीं किया गया। फिर ऐसा हुआ कि जब यूपी उपचुनाव में टिकटों के बंटवारे का मौका आया तो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़कर बाकी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। लेकिन कई राउंड की बातचीत के बाद नतीजा यह हुआ कि दोनों ही पार्टियों से गठबंधन नहीं हो सका हरियाणा में। नतीजा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ 89 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। कांग्रेस हरियाणा में तीसरी बार सत्ता का इंतजार करती रह गई। बीजेपी ने इतिहास रचते हुए जीत की हैट्रिक लगा डाली। असर यह है कि कांग्रेस अब गठबंधन में अपनी भूमिका दोबारा पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है।